ऑल इंडिया रैंक 93 दीपेश कुमारी हमारे साथ हैं। स्वागत है दीपेश आपका बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। दीपेश, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा बड़ी इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी है। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जिससे बच्चे अपने आप को रिलेट कर सके और मोटिवेट हो सके। मेरा नाम दीपेश कुमारी है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने 12th तक की पढ़ाई वहीं से की थी, हिंदी मीडियम में। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जोधपुर से, MBA में इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब कर लेते हैं, बट जॉब में एक तो जो मुझे जो जॉब चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, और दूसरा ये था कि मेरे पापा थोड़ा शादी के लिए भी प्रेशर बना रहे थे कि, तो मैंने कहा कि मैं हायर स्टडीज कर लूंगी, आप रुक जाइए। तो एक रहता है कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है तब तक हम रुक जाएंगे, ऐसा था। तो फिर मैंने MTech कर लिया IIT बॉम्बे से, और फिर वहां से मैंने 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी की। बट देन आई रियलाइज कि कुछ तो मिसिंग है, मतलब मैं घर के पास नहीं हूँ, घर वालों से मैं उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हूँ। मुंबई में थी मैं जॉब में, वहाँ एक अपनी एक अलग लाइफ होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, पर कहीं ना कहीं वो जमीनी हकीकत में भूल रही थी कि घर पर मतलब वही कंडीशन है कि शाम के वक्त का अरेंजमेंट्स के लिए भी सोचना पड़ रहा है, वही सब रहता है। तो मैंने कहा वही वैसा ही कुछ करना है, वैसे ही लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। पर उस टाइम ऐसा हो गया कि कोई जान पहचान वाला था नहीं जो इस परीक्षा से संबंधित हो, तो फिर मैंने खुद से करने की कोशिश की, और ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से कुछ मार्क्स से मैं वहां से रह गई थी, ऐसा था। गुड। yes, अभी आपने कहा कि कुछ चिंताएं रहती थी आपको अपने घर पर, जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं। सामाजिक चिंताएं हैं, फाइनेंशियल चिंताएं हैं। कैसे फिर आपने उस चैलेंज को अपने ड्राइविंग फोर्स अपना बनाया? कई बच्चे तो भटक जाएंगे, छोटी मोटी उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाएंगे। आप इतने बड़े उद्देश्य को लेकर चलती रही, और अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि शाम में कैसे खाना पीना होगा, इसकी भी समस्या थी हमारे घर में। तो हम कैसे उसको मोटिवेट किया आपने? सर चिंताएं तो बहुत थी, लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक इंसान या 2 इंसान ऐसे चुनिए जो आपको बिल्कुल सही सलाह दें, और वो मेरी मम्मी थी। सर मम्मी मेरी वो है कि बेटा ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, मतलब वो भी पढ़ना चाहती थी लेकिन गांव में स्कूल ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाई, ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि ये टाइम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, आज तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, हम तो कल भी वैसी जिंदगी जी रहे थे, आज भी वैसी जिंदगी जिएंगे, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो हमारा किस्मत है, हम वो सहन कर लेंगे, तुम लेकिन अपना लक्ष्य में पीछे मत हटो, ऐसा था। तो फिर मैंने उनको ही साथ में बिठाया था जॉब छोड़ते वक्त कि मम्मी जब मैं जॉब छोड़ दूंगी तो पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी, तो आप क्या मुझे सपोर्ट करोगी? तो उन्होंने बोला था कि हम तुझे किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करेंगे, और हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो एक ऐसे इंसान को चुनना होता है, मम्मी हो सकती है, पापा, बहन, भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है, उसको पकड़िए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे, हर चैलेंज को ये बोले कि चला जाएगा। और चैलेंजेस में सर मैंने भी ये फील किया है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाइए, 5-10 मिनट के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाइए, ऐसा सोचिए कि इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, और कुछ देर बाद अपने आप सोल्यूशंस आने लग जाते हैं जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं। तो वही मेरे साथ भी होता था, तो ऐसे करके चैलेंजेस को पार किया सर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दीपेश, 10वीं तक आपकी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई, फिर आपने IIT मुंबई से अपना कोर्स किया, इंग्लिश में किया, ये एग्जाम आपने अंग्रेजी में निकाला। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया आपने, हिंदी से अंग्रेजी में चीजों को करना? चलिए, अंग्रेजी इंजीनियरिंग में आपको भाषा की उतनी अधिक जरूरत नहीं थी, लेकिन IAS मेंस में तो बहुत अधिक जरूरत पड़ी होगी, इतिहास भी इंग्लिश में लिखना है, भूगोल भी लिखना है। तो आपने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया, कैसे चेंज किया?
सर जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इसमें तो इंग्लिश अच्छा क्वालिटी का आना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग में तो कीवर्ड्स लिख दो तो भी काम चल जाता था। तो मुझे भी डर लगा शुरुआत में कि मैं इंग्लिश में उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। 12th तक मैंने हिंदी से पढ़ा एक्चुअली, और घर में इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं तो ऐसा। लेकिन सर वही है कि आप जब उन्हीं रिसोर्सेज को पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के, जैसे सारी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, तो धीरे धीरे आ जाता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इंटरव्यू में आती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी होती है, एंड कई बार ऐसी बात भी एक्सप्रेस करनी पड़ती है जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, जो आप अपने ही मीडियम में कन्विंसिंगली उनको बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एडवाइस सबको दूंगी कि आप अपना कंफर्टेबल मीडियम चुनिए। मतलब मैंने इंटरव्यू को इंग्लिश ही चुना, मुझे उस टाइम किसी ने गाइड नहीं किया था। अगर मुझे ये पता होता कि आप मेंस के पेपर इंग्लिश में देके भी अपना इंटरव्यू का मीडियम अपनी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, तो शायद मैं वही करती। तो वो आप कर सकते हैं, और इससे मतलब इसमें मैंने कई एस्पिरेंट्स है जो इस बार सिलेक्टेड भी हैं, उनसे भी बात की। वो बोलते हैं कि जब अपनी लैंग्वेज में हम आंसर करते हैं तो हम बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं। तो वो एक काम हम कर सकते हैं अगर किसी को फियर है तो। अच्छा दीपेश, आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों के मटेरियल्स देखे होंगे, पूरा रिसर्च किया होगा, और आपने भी उतना सिलेक्शन, जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, स्ट्राइक रेट उतनी ज्यादा नहीं होती। आपके हिसाब से क्या समस्या आती है हिंदी माध्यम के बच्चों को, और उसको वो कैसे दूर करें? सर वैसे आज कल के रिजल्ट्स में तो हिंदी माध्यम के लोग भी टॉप रैंक्स में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी चैलेंजेस कुछ उनके सामने हैं, जैसे कि एक सूटेबल न्यूज़पेपर फाइंड करना। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में हम हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को रिकमेंड कर देते हैं, पर हिंदी मीडियम में हम कौन सा पढ़ें वो अभी भी क्लियर नहीं है। एक तो वही है। दूसरा ये है कि हिंदी मीडियम के जो रिसोर्सेस हैं वो ट्रांसलेटेड हैं कई बार इंग्लिश मीडियम के, तो कई बार उनमें भी एरर है। वो दोनों चीजों का चैलेंज है। लेकिन सर इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक तो न्यूज़पेपर को इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल रिसोर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। उससे आपका मेंस पूरा डिपेंड करता है, वो है। यही चैलेंजेस को ओवरकम, और बाकी सर मीडियम मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से इम्पेक्ट करता है। इवन मेरे कई सीनियर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर करा था और इस बार भी, जो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं। गुड। मतलब भाषा के आधार पर, मीडियम के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स को अगर थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिकली चलें तो वो कर सकते हैं। यस सर, यस सर। दीपेश, सेकेंड अटेम्प्ट में यू स्कोर्ड सच अ ब्यूटीफुल रैंक। यस सर। यहाँ कई बच्चे 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, और बच्चे हमेशा डरे रहते हैं प्रीलिम्स से, और आपने सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाया। आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, कैसे, कौन सी रणनीति बनाई जिससे कि प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मेंस का एग्जॉस्टिव नेचर और पर्सनालिटी टेस्ट का सब्जेक्टिवनेस, आपने उसको डील किया? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं जनरली एस्पिरेंट्स, कि पढ़ते तो बहुत कुछ है, कई सारे रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, सब तरह के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लेंगे, लेकिन एट लास्ट उसका कंक्लूजन बहुत कम आ पाता है। तो इसकी जगह क्या करें कि रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड करें। और वो रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे करें कि मैं क्या करती थी कि मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा 7 दिन में, तो मैं 7 दिन बाद कोई ना कोई प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर जरूर लगाऊंगी। ये पूरा ईयर मैंने रखा, हर 7 दिन में एक टेस्ट जरूर लगाती थी उस सब्जेक्ट्स का, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि क्या मैं क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ, क्या मैं उनके आंसर्स लगा पा रही हूँ, और जो मैं रिसोर्स पढ़ रही हूँ क्या उससे ही वही क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर को मतलब 10 से 12 बार आपको पेपर में जाने से पहले करना है, क्योंकि मुझे जहां तक पता चला इस एक्सपीरियंस में कि एक यूपीएससी का भी एक माइंडसेट टाइप में होता है। आप उसको रीड कर लेंगे तो आप अच्छे से इंटेलिजेंस गेस भी लगा पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा कि कई सर ऐसा है कि सो दैट आई गेट टू नो कि मेरा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है और क्या मैं उनके माइंडसेट को पकड़ पा रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए ऐसे किया था।
मेंस का एग्जॉस्टिव नेचर है, बट मेंस में बड़ा डिफाइंड सिलेबस है। आप 4-5 बार उस मेंस के सिलेबस को पढ़ेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4। आप हर कीवर्ड पे कुछ 1-1, 2-2 पेज का नोट्स बना लेंगे, तो आपको लगेगा कि का पेज में लिख लीजिए उसको 2 पेज में, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसे आप अगर जाएंगे तो सही रहेगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो सब्जेक्टिवनेस है, उसके लिए क्या है, एक तो डिफाइंड सिलेबस है कि आपके अंदर सिलेबस तो बहुत वास्ट है, इट इज ट्रू। और अभी जो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा भी है कि आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किस रीजन से क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इस केस में क्या है कि आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इनफ काम कर रखा होगा। जब आप काम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी पॉजिटिव माइंडसेट ढूंढती है, तो कहीं पर अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो हो सकता है कि गलत हो। ऐसा आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके आपको पता चल जाएगा। एंड